पिता की मृत्यु से आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था। दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं, बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन को योग्य मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड के पास जाने का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे ही अपनी दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज्य पर हमला करता, न केवल उस राज्य पर अपना आधिपत्य घोषित करता, बल्कि उस राज्य की खूबसूरत स्त्रियों को चुनकर अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता। समस्त भारतवर्ष में उस समय कालखंड जितना दुष्ट और ताकतवर राजा दूसरा कोई भी न था। युद्ध करना तो दूर की बात, अन्य राजा उसका नाम सुनते ही मारे भय के कांपने लग जाते थे। राजकुमार रुद्रसेन अपनी सौतेली बहन रुद्रलेखा को सबक सिखाने के लिए सीधा राजा कालखंड के राज्य में पहुंच जाता है और द्वार पर मौजूद प्रहरियों से कहता है कि वो अरण्यपुर राज्य से आया राजकुमार है जो राजा महाराज के लिए एक खास प्रस्ताव लाया है। प्रहरियों ने जब अपने राजा को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। प्रहरियों के कहने पर राजकुमार रुद्रसेन राजा कालखंड की राजसभा में जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजा कालखंड बोले, कहो राजकुमार, क्या प्रस्ताव लाए हो? तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, महाराज, मैं अरण्यपुर का राजकुमार हूँ। मैं वहाँ के सारे भेद जानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सौतेली बहन को राजगद्दी पर बैठा दिया। अगर आपने मेरा साथ दिया और मेरी सौतेली बहन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं आपको जितना धन आप चाहोगे उतना अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन राजा कालखंड घिनौनी हंसी हंसकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या सोचकर तू यहाँ आया है कि मैं थोड़े से धन के लालच में तेरे पीछे पीछे चल पड़ूंगा? राजा कालखंड की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन थोड़ा घबराया और फिर अपने आप को संभालते हुए सोच विचार कर बोला, क्षमा करें महाराज, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आप आहत हुए। मैं अपने राज्य के सारे भेद जानता हूँ। मैं आपकी अरण्यपुर राज्य को जीतने में मदद करूंगा और सदैव आपके अधीन रहकर शासन करते हुए आपके मनचाहे मूल्य का वार्षिक कर अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन कुछ सोचते हुए राजा कालखंड बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सुना है तेरी बहन रुद्रलेखा अद्भुत सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उसे सदा के लिए अपनी दासी बना लूंगा। सत्ता के लालच में अंधा हो चुका राजकुमार बिना एक भी पल विलंब किए बोला, मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार की बात सुन राजा कालखंड के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, ठीक है राजकुमार, आप लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, अभी आराम कीजिए। कल हम अपनी सेना के साथ अरण्यपुर पर चढ़ाई करेंगे। दुष्ट राजा की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन खुशी खुशी विश्राम गृह में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा कालखंड अपनी भारी भरकम विशालकाय सेना को ले राजकुमार रुद्रसेन के साथ अरण्यपुर की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में महासेनापति विभित्सिना को अपने एक गुप्तचर के द्वारा जब इस पूरी साजिश का पता चला तो वो दंग रह गई। उसको राजकुमार रुद्रसेन और उसकी मां त्रिलोचना पर शक तो पहले से ही था
कि वे राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं। पर वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सत्ता के लालच में राजकुमार रुद्रसेन इतना गिर जाएगा कि अपनी बहन तक का सौदा उस दुष्ट राजा के साथ कर लेगा। सौतेली ही सही, पर थी तो राजकुमारी आखिरकार उसकी बहन ही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में ज्वाला धधकने लगी। राजकुमारी रुद्रलेखा को इस पूरे वाक्य के बारे में बिना अवगत करवाए वो अकेली ही अपने घोड़े पर सवार हो खोलते खून के साथ राजा कालखंड की तरफ बढ़ने लगी। हवा से बातें करते हुए अपने अश्व की बदौलत वो कुछ ही देर में राजा कालखंड और उसकी विशाल सेना के सामने जा डटी। राजा कालखंड ने बीच रास्ते में जब एक अकेली लड़की को यूं अपने सामने खड़े देखा तो पल भर के लिए उसकी रगों में भी अजीब से भय की सनसनी दौड़ गई। उन्होंने जब राजकुमार रुद्रसेन से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, महाराज, ये विभित्सना है, मेरी बहन की सखी। इसे ही मेरी बहन ने अरण्यपुर राज्य की महासेनापति नियुक्त किया हुआ है। राजकुमार रुद्र की बात सुन घिनौनी हंसी हंसता हुआ राजा कालखंड बोला, इसकी मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई। राजा कालखंड आगे कुछ कहता उससे पहले ही विभित्सना दहाड़ती हुई बोली, पापी राजा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु ने आज तुझे यहाँ मेरे सामने ला खड़ा किया है। दुष्ट मनुष्य, आज तक पता नहीं तूने कितनी ही अबला नारियों की अस्मत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं। आज तेरे उन सभी पापों का अंत तेरी मृत्यु के साथ हो जाएगा। जैसे ही विभित्सना के ये शब्द हवा में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा मैदान मौन रह गया। सन्नाटे को तोड़ते हुए राजा कालखंड ने चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस 2 कोड़ी की सेनापति को। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिक भाले, तलवार और गदा लेकर विभित्सना की तरफ दौड़े। आंखों में दहकते अंगारों सी अग्नि लिए फुर्ती के साथ विभित्सना भी उनकी तरफ दौड़ पड़ी। उस घिनौने राजा और उसकी भारी भरकम विशालकाय सेना से विभित्सना अकेली ही भिड़ गई। उसका हर वार कड़कती बिजली, हर चाल वज्र का प्रहार और हर हुंकार रणचंडी का जय घोष प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में विभित्सना ने राजा कालखंड की सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके वार इतने तेज थे कि तलवारें टूट जाती, ढालें फट जाती। मैदान में हर तरफ रक्त और सिपाहियों की लाशों का अंबार लगने लगा। अपने सामने साक्षात मृत्यु देख राजा कालखंड के बचे खुचे सिपाही मारे भय के भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के बीच राजा कालखंड ठगा सा निःशब्द खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले तक अभेद्य दीवार जैसी खड़ी उसकी विशाल सेना यूं एक अकेली स्त्री के हाथों पल भर में ढेर हो जाएगी। भय की लहर उसके पूरे शरीर में करंट बन दौड़ रही थी। जब वज्र सी चाल में विभित्सना उसके पास आई तो उसे इतने समीप देखकर राजा कालखंड का कलेजा कांप उठा। वह दुर्गा सी रणचंडी जब उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई तो उसका गला सूख गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही अटका रह गया। कुछ क्षण पहले जो दुष्ट राजा अकेली विभित्सना को देख उसका उपहास उड़ा रहा था, अब खून के छींटों से सने उसके चेहरे और दहकते अंगारों सी उसकी आंखों में राजा कालखंड को अपनी मौत नजर आ रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तलवार उठाकर उसके साथ युद्ध करे। सूखे हुए गले के साथ मौत के भय से राजा कालखंड हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। विभित्सना ने बिना किसी दया भावना के, बिना एक भी शब्द बोले उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विभित्सना के हाथों में वो खून से नहाई नंगी तलवार और मुख पर लगे शत्रुओं के खून के छींटे उसे साक्षात मां दुर्गा का अवतार दिखा रहे थे। जब विभित्सना की नजर मारे भय के भागते उस कायर राजकुमार के ऊपर गई तो वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपना बंदी बना लिया। बंदी राजकुमार को लेकर जब उसने राज्य में प्रवेश किया तो हर कोई स्तब्ध सा खड़ा बस उन्हें ही देखे जा रहा था। जब विभित्सना ने राजकुमारी के उस धोखेबाज कायर भाई को उसके समक्ष पेश किया और पूरी दास्तान सुनाई तो राजकुमारी रुद्रलेखा भी दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौतेला भाई ऐसा कर सकता है। उसे अपनी महासेनापति पर फक्र हो रहा था कि उस अकेली ने इतने खूंखार राजा और उसकी विशालकाय सेना का संहार कर दिया, पर वे सब आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। कहानी के आगे का भाग भी बस 2 से 3 दिन में आपके सामने होगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए जल्दी से आगे का भाग भी लेकर आ सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।